Assalamualaikum everyone. Today we will be solving Mathematics Syllabus D Paper 1, May June 2021. और in this video आप लोग ये देखोगे कि हम बेसिकली पेपर 1 जब सॉल्व करते हैं तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, राइट? और अगर आपने ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पढ़ी हैं, जो कि आई होप आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो इन सारी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. यू बेटर रीड दीज इंस्ट्रक्शंस. सही है जी. सो लेट्स स्टार्ट द पेपर. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज्ड इन दिस पेपर. आपको सबको पता है पेपर 1 है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सो पहली बात आपसे क्या कही जाती है कि 0.45 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म. ठीक है जी. तो अब हम 0.45 को एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है. तो 0.45 आप जानते हो लिखा जा सकता है 45 अपॉन डेसिमल के बाद, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 ज़ीरो लगा देते हैं. अब लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि लोएस्ट टर्म में आंसर मांगा गया था. तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड. 5 के टेबल से जा सकता है. 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 1 0. 9/20 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर. तो आपको पता है कि आपका फाइनल आंसर यहाँ होना चाहिए 9/20. क्लियर? तो ये हो गया पहला पार्ट. बी कहता है जी राइट दिस फ्रैक्शन इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. राइट. तो अब इनको कंपेयर करने के लिए, ऑर्डरिंग के लिए, ये डेसिमल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इनका डिनोमिनेटर अगर आप नोटिस करें तो डिनोमिनेटर 5, 10 और 20 है. और अगर ये डिनोमिनेटर सेम बना दिया जाए तो ऑर्डरिंग आसान हो जाती है. तो यकीनन 5 और 10 को 20 में कन्वर्ट करना इज़ ईजी जॉब. अगर मैं 4/5 की बात करता हूँ तो भाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाए? ऑफ कोर्स इट इज़ 4. तो जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड करें तो ये बेसिकली हो जाएगा 16/20. इसी तरह से इसका क्या करें? इसका ये कर सकते हैं कि 7/10 है मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 2 ज़ा दिस इज़ 14/20 और ये 17/20 है. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर ये है, ये 14 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट? क्योंकि बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट. So 14 is the smallest, then 16 and then 17. So you are supposed to write here 7/10 and then 4/5 and then 17/20. ठीक हो गया जी. तो ये आपने स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट कर लिया. उसके बाद देखें अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 कि complete the description of the symmetry of each shape. This figure has dash lines of symmetry. अब इसमें कितनी lines of symmetry हैं अगर आप नोटिस करो? सिमेट्री आपको पता है कि बिल्कुल मिरर इमेज बने. एक सिमेट्री ये हो सकती है लाइन, one symmetry is this and one symmetry is this. तो basically this figure has 3 lines of symmetry and rotational symmetry of order 3. हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस डायग्राम का जो ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि दिस ब्लैक ट्राइंगल वुड फिट इन हेयर. ये पहली रोटेशन, फिर दूसरी, और फिर ये वापस यहाँ पे हर दफ़ा की जो ये इसका स्पिन होगा उसमें ये अपनी आउटलाइन को फिट करेगा. इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है. और ऐसा एक पॉइंट अगर मैं इसको ए कहता हूँ, ये वापस अपनी जगह पे आएगा तो ये 3 ट्विस्ट में आएगा और हर ट्विस्ट में इस फिगर की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी. इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है. यहाँ पे अगर देखें कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें एक्चुअली कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ मिरर इमेज होना चाहिए. इसमें मिरर इमेज बनेगा ही नहीं. मे बी स्टूडेंट शायद सोचें कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो इस ट्राइंगल का जो इमेज होता वो इस तरफ होना चाहिए था, राइट? वो इस तरफ होना चाहिए था. इसका मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है.
basically this has 0 lines of symmetry and order of rotational symmetry इसका है 2. क्यों है 2? क्योंकि देखो अगर ये ब्लैक जो स्क्वायर है अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करूँ तो ये यहाँ फिट होगा, और इसको एक दफ़ा 180 डिग्री रोटेट करें तो ये यहाँ फिट होगा इसका, और फिर अगर एक दफ़ा और 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. तो बेसिकली 2 ट्विस्ट में इसने कंप्लीट अपनी रेवोल्यूशन में अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं की, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका 2 है और एंगल ऑफ रोटेशन इसका 180 डिग्री होगा हर ट्विस्ट में, जो कि लिखना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी. A group of students, 60 students, were each asked their favorite fruit. The result are shown in the table. Of course, इसका जो sum है वो 60 है और आपसे कहा जा रहा है कि complete the pie chart. अब apple is drawn for you. आपको बनाना और ऑरेंज का जो है वो डेवलप करना है कि इसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा. यू नीड टू कैलकुलेट द एंगल. अब अगर बनाना के लिए एंगल कैलकुलेट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दिस फ्रीक्वेंसी 25 out of 60 and multiply with 360, it will give you the angle for banana. So 0, 0, 6, 1 is 6, 6, 6 is 36, and 25 multiply with 6 is 150. तो करना आपने ये है कि यहाँ पे आपने सेंटर पर रखना है D और यहाँ ऐसे 90 होगा तो 150 का एंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा. सो यू नीड टू मार्क दिस एंगल 150 डिग्री और यहाँ पे टाइटल आपने देना है बनाना. और इसी तरह से अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी बचेगा इसमें, क्योंकि कैटेगरीज थी 3, तो ये जो ऑरेंज है इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. अब चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए बनाना के लिए. ओके, ये बनाना कैलकुलेट हुआ था. ऑरेंज के लिए दिस इज़ 15 out of 60 into 360 अगर करें 0, 0, 6, 1 is 6, 6 is 36, 6 multiply with 15 is 90. So this is orange. Moving to the next question. आपसे कहा जा रहा है कि write this correct to nearest million. अब ये million क्या है? million 10 lakhs, यानी कि अगर आप इसको वैसे देखें कि million में कितने zeros होते हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, दिस इज़ 1 मिलियन. यानी कि 6 ज़ीरोज़ हो गए. एंड दिस फिगर जो कि 7th वैल्यू है एक्चुअली, हमें इसको राउंड ऑफ करके इसको नियरेस्ट मिलियन पे कन्वर्ट करना है. तो अब आप ये देखें कि ये 3 और ये 3 तो आपने ज़ीरोज़ बना दिए. अब ये 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो जब इसको ज़ीरो करेंगे तो यू आर गोइंग टू ऐड 1 इन दिस 7th एलिमेंट. तो ये हो जाना चाहिए 5 और फिर ये सारी 6 डिजिट्स ये हो जाएंगे ज़ीरोज़. तो करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलियन ये वैल्यू 6500 हो जाएगी. आई होप यू गॉट इट. अब पार्ट बी अगर देखें, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब ये जो भी नंबर्स हैं इनको पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है एंड देन एस्टिमेट और कैलकुलेट में फ़र्क होता है. एस्टिमेट का मतलब है कि आप पहले राउंड ऑफ कर सकते हैं फिर कैलकुलेट करें. अब अगर इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो जो 6 है ये पहला नंबर ही इसको नॉन ज़ीरो अगर बना देंगे तो बाकी सब ज़ीरोज़ हो जाने चाहिए. तो 67.8 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाएगा 70 और 49.5 भी पहला नॉन ज़ीरो, इसका ये 4 जो है ये 5 बन जाना चाहिए, इट बिकम्स 50 और 0.18. अब इसका पहला नॉन ज़ीरो 1 है, इस पर अगर इसको राउंड किया जाएगा तो ये 0.2 और स्क्वायर हो जाएगा. तो 7 + 5 is 12 यानी कि 120. 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का मतलब 2/10
और इसका स्क्वायर, जिसका मतलब 120 डिवाइडेड बाय 4/100, which means 120 multiply with 100/4. So 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 0 और 3 zeros, तो ये 3000 हो गया। याद रखें, फाइनल आंसर आपका वो काउंट होता है जो आप यहाँ लिखते हो। क्लियर? बाकी आप वर्किंग कुछ भी करते रहो, ये जो आंसर स्पेस दिया हुआ होता है, एग्जामिनर मार्क सिर्फ उसको करेगा जो आप आंसर स्पेस में लिखोगे। क्लियर? तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप बहुत कुछ लिखते हो और बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाती है, लेकिन आप जो यहाँ फाइनल आंसर लिखोगे मार्क एग्जामिनर वही करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उमर एंड जमील शेयर 540 इन द रेशो 7:2। वर्कआउट उमर्स शेयर। तो उमर एंड जमाल ओरिएंटेशन के हिसाब से देखो तो उमर का रेशो बनता है 7, और तरीका इसका ये होता है कि रेशो 7 अपॉन सम ऑफ रेशो multiply by the amount that you need to share, which is 540। तो ये सीधी सी बात है, 7/9 multiply with 540 है, तो 9 1s are 9, 9 6 is 54, 7 6 is 42 and 0, तो ये 420 इसका आंसर आ गया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि इंक्रीज 40 इन द रेशो 5:8। अब इस 5:8 में 8 इज़ बिगर, तो इंक्रीज़ करने का तरीका ये होगा कि 8 out of 5 मल्टीप्लाई विद 40। सो 5 1s are 5, 5 8s are 40 एंड 8 8s are 64, एट 0 साथ है तो 640। क्लियर? आगे आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज स्क्वायर विद साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 48 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम की बात की जाए क्यूबॉइड की, तो वो जिसकी स्क्वायर बेस हो, तो लेंथ इनटू लेंथ, ये तो स्क्वायर हो गई, इनटू हाइट, तो ये बराबर हो जाना चाहिए 48 के। अब लेंथ हमें पता है कि 4 सेंटीमीटर थी, सो इसका मतलब है 4 × 4, हम इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस हाइट इज़ 48/16, और 16 3s are 48, तो हाइट इसकी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब इसका हमें नेट बनाना है, जो नेट आपके सामने बना हुआ है, ये नेट हमको डेवलप करना है। अब देखें 4 सेंटीमीटर अगर इसकी बेस थी, तो आप ये देखो कि ये 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर मार्क हुई हुई है। हमको अब करना क्या है, हमने इसके हिसाब से इसकी हाइट डेवलप करनी है। हाइट का नेट ऐसे बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर, एक ऐसे, एक ऐसे, अब देखें ना, अगर क्यूबॉइड है तो उसमें कुल मिला के कितने फेसेस होते हैं? उसमें कुल मिलाकर फेसेस होते हैं 6। ये तो हो गया बॉटम, ये हो गया मे बी फ्रंट, दिस इज़ बैक। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। दिस इज़ राइट वॉल एंड दिस इज़ लेफ्ट वॉल। अब एक चीज़ अभी भी रह गई, और वो होगा टॉप। अब इस क्यूबॉइड में टॉप और बॉटम एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब है कि जो टॉप होगा वो बॉटम के बराबर होगा, और बॉटम आपके पास ये एक स्क्वायर है, बॉटम आपके पास स्क्वायर है, और ये 4/4 सेंटीमीटर का है। तो ये आप दोबारा बनाएंगे, ये एक और बनाएंगे। लेट मी यू, अब इसको कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मे बी यहाँ कनेक्ट कर लें। तो ये 4 आपने यहाँ बना लिया,
यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, राइट। ये हो गया इसका टॉप। सही है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स। क्यूबॉइड का शेप अगर मैं आपको बताऊँ, एक रफ स्केच इसका बना के दिखाऊँ, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है ना। तो नीचे 4x4 का वो एक इस तरह का वो था, तो हमने ये फ्रंट बनाया, बैक बनाया, राइट वॉल बनाई, लेफ़्ट राइट बनाई, और फिर हमने डेवलप किया इसका टॉप। दैट इज़ द टॉप, राइट। और वो टॉप इधर बना दिया। क्लियर? सो एनीवे, आई गेस एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। बैग contains colored counters. A counter is taken from the bag at random. The table shows the probability of taking a counter of each color. रेड, ग्रीन, ब्लू की ख़त्म है, नहीं लिखी मतलब, और येलो पर कह रहे कंप्लीट द टेबल। तो वी ऑल नो कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये जो भी ब्लू की है, मे बी आई डोंट नो क्या प्रोबेबिलिटी है, पी एंड दैट 0.42, इट शुड सम टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए, यू नीड टू ऐड देम 0.42। अगर ऐड करूँ डायरेक्टली 2, 4 और 3 7 और 1 8, अच्छा 2 + 5 7, तो 0.87, 1 - 0.87, 100 - 87 करें तो 13 बनता है, तो ये 0.13 हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद वर्कआउट दिस एंड गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3s are 15, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 15, 15 + 2 is 17/5 - 4 1s are 4 + 3 7/4, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, 20 divided by 5 is 4, 4 multiply with 17 is 68, 20 divided by 4 is 5, 5 multiply with 7 is 35, 68 minus 35 is 33 out of 20. So this cannot be simplified as further. अगर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 21s are 20 और 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन, हालांकि यहाँ शर्त तो नहीं है, लेकिन दिस कैन बी रिटन एज a mixed fraction like this. Okay जी, next question is about bearing. Okay जी, अब आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 9। लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं तो 1 सेकेंड का ब्रेक लूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, द स्केच शोज द पोजीशन ऑफ द विलेजेस ABC। ठीक है जी, और दिस इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। यूज़ अ रूलर एंड compass only to complete the scale drawing of the triangle ABC using a scale 1 centimeter to represent 1 kilometer। तो अब ये लाइन ए भी आपके लिए बना दी गई है। तो अब आप जानते हो कि आपको पहले तो ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अब ये ट्रायंगल कैसे कंप्लीट होगा? अब आपको पहले AC जो है आपको ये गिवन है 5 किलोमीटर। तो क्योंकि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का स्केल है, तो इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर का आपको पहले इसको सेंटर बनाकर एक आर्क लगाना पड़ेगा। दैट आर्क शुड बी 5 सेंटीमीटर अवे। और क्योंकि अब ये 8 किलोमीटर है, तो आपको B को सेंटर बनाकर एक और आर्क लगाना पड़ेगा जो उसको इंटरसेक्ट करेगा कहीं। अब ये जो पॉइंट होना चाहिए, दिस पॉइंट शुड बी C, और फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे ये 9 किलोमीटर
ये 5 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर। ये आपने स्केल ड्राइंग कंप्लीट की, बिकॉज दिस वाज नॉट टू स्केल, नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये आपने स्केल बनाया जो कि 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर था। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मेजर द बेयरिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड मेजर द बेयरिंग। इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डी का इस्तेमाल करके आपको इसको मेजर करना है। मेजर करनी है बेयरिंग किसकी, ऑफ सी। कहाँ से करनी है, बी से, फ्रॉम बी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेयरिंग का आंसर होगा वो असल में ये होगा, राइट। अब यहाँ पे लिखा था कि ए इज़ ड्यू ईस्ट ऑफ बी। इसका मतलब है ये बात तो क्लियर कट हमको पता है कि 90 है। यू नीड टू मेजर दिस एंगल ओनली। तो आपने ये एंगल मेजर करेंगे तो ये मेरे हिसाब से मैंने जो इसको डेवलप किया था तकरीबन 33 समथिंग आ रहा था। तो एनीवे आप इसको मेजर किया करेंगे, जो भी आंसर आएगा तो 90 + 33 आंसर इज़ 3 9 3 13 123। ये इसकी बेयरिंग हो गई। अच्छा जी, नाउ दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 270 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टर से मुराद क्या है, कि प्राइम नंबर से को जहन में रखते हुए आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। सो 270 क्योंकि इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये चला जाएगा 2 से। 2 से अगर आप डिवाइड करें तो 2 1 2 2 35 70 एंड अब ये 2 से नहीं जा सकता, 3 से जा सकता है। कैसे चेक करते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9, क्योंकि 9 डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब है 135 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो यू डिवाइडेड विथ 3, सो 3 4 12, 3 5 15, 45, 5 + 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो ये क्या बना, इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बन गए 2, 3 times we have 3 here, that means 3 cube into 5। फिर आपसे कहा जाता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 270 एंड 225। अब HCF निकालना है। अब HCF के लिए मैं ज़्यादा ख्वारी नहीं करूँगा क्योंकि 270 के प्राइम फैक्टर्स मुझे पता हैं, तो इनके कॉमन फैक्टर्स हमको ढूंढ रहे हैं, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 270 के तो फैक्टर्स हमको पता ही हैं। 270 के फैक्टर्स हमने पार्ट 1 में निकाले, तो 2 × 3 क्यूब × 5 है। और 225 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, 225 आपको अंदाज़ा होना चाहिए असल में 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 को क्या लिखा जा सकता है, 15 3 × 5 लिखा जा सकता है प्राइम फैक्टर्स। तो ये बेसिकली 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो हम इन कॉमन फैक्टर्स को देख सकते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें 3 स्क्वायर मौजूद है, इफ़ यू नोटिस, इसमें भी 3 स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ 5 है और यहाँ 5 स्क्वायर है। तो ये 5 हो गया, 3 स्क्वायर 9 × 5, दैट आंसर इज़ 45। अच्छा जी, मेरी एक कॉल आ रही है, तो मैं ज़रा थोड़ी देर का पॉज दूंगा, मुझे सिर्फ 2 सेकंड दीजिए आप लोग।
ओके जी, सॉरी फॉर दिस डिले, आई हैव कॉल दैट आई नीड टू अटेंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगला काम है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें हमको कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। इसमें एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे तो फ्रैक्शंस इनवाइट हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि मैं अगर y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से। सो 3 5 15x, 3 2 6y, 3 7 21, and 2 2 4x, 2 3 6y, and 2 18 36. If you are going to add them up, तो plus 6 minus 6 cancel. 15 plus 4 is 19. 6 और 1 7, 2 और 3 5 57. Then x is 57 over 19, and 19 3 is 57. You can substitute x in any equation you want, so you will find out the value of y. 5x, x is 3, 2y is equals to 7. 5 3 is 15. 7 minus 15 is 12. एक मिनट, ये 5, हाँ तो सही है। 7 minus 15 is 8, negative 8. Y is minus 4. So the value of x is 3 and the value of y is negative 4. Correct. Okay, here we have a question. Distance time graph. अच्छा जी, हाँ जी। So Lara goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Distance आ गया और टाइम आ गया। Calculate Lara's average speed. तो एवरेज स्पीड आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का तरीका सिंपल होता है। एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यू ऑल नो कि टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस का मतलब है, ये अगर आप नोटिस करें तो ये 5 मार्क हुए हैं, तो ये 1 ये 24 पे, दिस मार्क इज़ 24 एंड टोटल टाइम। अच्छा, ये क्योंकि आंसर हमको चाहिए था इन किलोमीटर्स पर आवर, तो ये तो किलोमीटर में है, इसकी तो टेंशन नहीं है। टाइम हमारा आवर्स में होना चाहिए। तो 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 1.5 घंटा हो जाता है। सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को 3/2 लिखा जा सकता है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा। 3 1 3, 3 8 24, सो 8 2 16 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या सवाल है? अ कार ट्रेवल एट कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड्स। एक कार है, हमें बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ, राइट? दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ दैट वी नीड टू ड्रॉ। सो अ कार ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 80 सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और कब तक? 1 मिनट। कब तक चलती है? फॉर 80 सेकेंड्स चलती है, राइट? तो ये एक लाइन बनेगी ऐसे, 10 पॉइंट शुड बी 80,10 एंड देन इट डीएक्सेलरेट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। देन इट डीएक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अनटिल इट स्टॉप्स। जो इम्पॉर्टेंट बातें थी मैंने उसको हाईलाइट किया। मैं थ्रू आउट द पेपर ऐसा करता रहूँगा। अब डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों? डी एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि दिस इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव ग्रेडियंट स्पीड टाइम ग्राफ में, राइट? इसका मतलब है कि दिस इज़ नेगेटिव 0.5 और अनटिल इट स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0।
फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। तो हमको बेसिकली पता करना पड़ेगा टाइम, हमको पता करना पड़ेगा टाइम कि कितना टाइम आगे मज़ीद लगा इसको डी एक्सेलरेट करने में, यानी अपनी स्पीड कम करने में, कि ये फाइनली वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट अगर ये 80,10 है, जो दूसरा पॉइंट होगा उसमें टाइम क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन वेलोसिटी जो है वो फॉर श्योर 0 हो जाएगी। सो दिस इज़ 0 - 10 डिवाइडेड बाय t - 80, और ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट की जगह आपको यहाँ पे अब रख देना चाहिए क्या, -0.5, राइट। सो अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 0.5 यानी 1/2, 1/2 2 जाके 10 से मल्टीप्लाई करेगा 20 हो जाएगा। सो दिस t - 80 इज़ इक्वल्स टू 20 एंड t इज़ इक्वल्स टू 100। तो बेसिकली दिस इज़ अ पॉइंट। ये आपने इसका स्पीड टाइम ग्राफ कंप्लीट कर दिया। लेट मी रिपीट इट। नेगेटिव डी एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट, और ये फाइनली रुक गई तो वेलोसिटी 0। हमको टाइम चाहिए था इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट वी नीड टाइम। सो हमने एक पॉइंट तो हम जानते थे कि ये 80,10 है, 80,10 है, और दूसरा पॉइंट हमने t,0 रख के पहले टाइम कैलकुलेट किया, तो इस टाइम के हिसाब से वेलोसिटी को रखा 0। तो ये इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। अब वो कह रहे हैं कि 0.00053 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब ये लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे कि आप जानते हैं कि 5.3 डेसिमल को मूव होना चाहिए एक ऐसे नंबर पे जो 1 और 9 हो या उनके दरमियान का कोई नंबर हो। तो ऑफकोर्स 5 पे ही आना चाहिए था, लेकिन ये डेसिमल कितना मूव हुआ है, ये लेफ़्ट टू राइट मूव हुआ है 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁻⁵। सो ये फाइनल आंसर आपको यहाँ ज़रूर लिखना है, क्योंकि मार्क यही होता है। और फिर आपसे कहा जाता है कि इवैल्यूएट दिस। अब इसको इवैल्यूएट करने का अच्छा तरीका ये कि देखो 1.5 जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 1.5 × 8, और बेसेस सेम हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁴ ये 14 + 6 हो जाएगा। 1.5 कैन बी रिटन एज 3/2, वी नो दैट, एंड 14 + 6 is 20, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 3s are 12 into 10⁻20। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि डेसिमल को होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ है, बेसिकली इसको होना चाहिए 1 9 या उनके दरमियान का कोई नंबर। तो इसको अगर 1.2 लिखें 12 को, तो जुर्माना 10⁻1 का भरना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट टू लेफ़्ट आया है, राइट। तो 1 and 20 is 21, so this is 1.2 10⁻21 is the answer. 14. The length of the path measured 62 meter, correct to the nearest meter। अब ये लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का सवाल है, ये इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर का मतलब होता है नियरेस्ट 1 मीटर, और यहाँ पे फ़ौरन आपके जहन में एब्सोल्यूट एरर आना चाहिए। जो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। अब वो आपसे कहा जाता है कि राइट डाउन द अपर बाउंड ऑफ द लेंथ। अपर बाउंड ऑफ द लेंथ का मतलब होगा कि ये जो भी एब्सोल्यूट एरर है, ये इस मेजर्ड वैल्यू में ऐड कर दिया जाए। तो इसका जो अपर बाउंड होना चाहिए 62 में ये 0.5 ऐड कर देंगे, तो 62.5 मीटर, ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा। अच्छा, कोई वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं होती जब 1 मार्क क्वेश्चन होता है, क्योंकि 0.5 तो एग्जामिनर अवॉर्ड करता नहीं है, तो यू डोंट नीड टू शो अ वर्किंग, राइट। मैं तो कुछ वर्किंग यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बस समझ आए कि काम क्या हुआ। एनीवे, यहाँ देखें, द मास ऑफ द बैग इज़ ऑफ द पीनट्स इज़ 80 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम्स। अब यहाँ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 10 है, इसका मतलब अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा
तो ये जो भी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये 5 हो गई। सो कैलकुलेट द लोअर बाउंड, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है लोअर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द 5 ऑफ दीज बैग्स ऑफ पीनट्स। तो 5 बैग्स का निकालना है। अगर मैं एक का लोअर बाउंड निकालूं तो वो क्या होगा, वो होगा लोअर बाउंड फॉर ईच बैग is 80 minus this absolute error 5, यानी कि 75 for 5 bags, 75 multiplied by 5, 5 5s are 25, करिए 2 5 7s are 35, 35 plus 2 37, 375. This is the lower bound for the 5 bags. ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। अब आपसे कहा जा रहा है यूज़ रूलर एंड कंपासेस ओनली इन दिस क्वेश्चन। तो ये एक आसान सवाल है। हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इस क्वाड्रिलेटर से बाहर नहीं जाना, इनसाइड ही रहना है। ठीक है जी। PQRS that are 6 centimeter from S। अब 6 centimeter from S, S is what? S is a point। एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सर्कल। इसका मतलब ये है कि आपको 6 सेंटीमीटर S को सेंटर बनाकर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है, और वो आर्क कुछ ऐसे बन जाएगा इनसाइड दिस क्वाड्रिलेटरल। और फिर कहा जा रहा है कि ये एक लोकस और बनाना है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू पी एंड क्यू आर। क्यू पी एक लाइन है, क्यू आर एक लाइन है। जब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स होता है, क्यू पी एंड क्यू आर, क्यू पी दिस लाइन, क्यू आर दिस लाइन। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन्स का मतलब है एंगल बाइसेक्टर। तो यू नीड टू डेवलप द एंगल बाइसेक्टर। आप एक रीज़नेबल लेंथ का आर्क लेके पहले आर्क यहाँ लगाते हैं, फिर वही आर्क यहाँ लगाते हैं, फिर इसको सेंटर बनाकर एक आर्क ऐसे लगाते हैं, इसको सेंटर बना के एक आर्क ऐसे लगाते हैं, और एक लाइन ऐसे बना लेंगे आप। और फिर आपसे शेड करवाया जा रहा है रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल PQRS containing the points that are more than 6 centimeter from S। इसका मतलब इस सर्किल इस लेट मी स्विच द कलर, इस 6 सेंटीमीटर का ये था ना कि 6 सेंटीमीटर का ये इसका रेडियस का हमने आर्क बनाया था कि मोर देन 6 का मतलब है कि इसके बाहर होगा कहीं। ठीक, और फिर क्लोजर टू क्यू आर देन टू क्यू पी। वो क्यू आर के ज़्यादा करीब होगा, क्यू आर के ज़्यादा करीब होगा एज़ कम्पेयर टू क्यू पी। इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन से इस तरफ शेड होना चाहिए। तो अगर सोचें इन 3 बातों को कि इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल भी हो, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर भी हो, और क्यू आर के ज़्यादा करीब हो एज़ कम्पेयर टू क्यू पी, तो द एरिया यू नीड टू शेड इज़ दिस। I guess you understood that. 16, question number 16. Y is equals to, we need to find the value of k. Y raised to the power k multiply with -2 हो जाएगा, तो that is -2k। Y power 5. When the bases are same, you can equate the power. So this -2k is equals to 5, -2 आके divide करेगा, so k would equals to -5/2. Simplify this। अब ये पावर आप जानते हैं मल्टीप्लाई करती है, तो ये x पे पावर जो 1/3 है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। 2 पर भी ये 3 अप्लाई होगा, और x पे भी क्यूब आएगा। दिस 3 कैंसिल। अब ऊपर x पावर 1 है, इसको नीचे ले आइए, तो 2 क्यूब इज़ 8, 3 - 1 इज़ x²। सो 1/8 x² इज़ द फाइनल आंसर। फिर आपसे कहा जा रहा है क्या, इन अ सेल द प्राइस ऑफ अ कोट इज रिड्यूस्ड बाय 25%। एक सेल में कोट की प्राइस 25% रिड्यूस हो गई। द सेल प्राइस इज 120। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कोट बिफोर द सेल। सेल से पहले इसकी प्राइस क्या थी?
अब ये 25% कम होने के बाद 120 है, इसका मतलब है अपने ओरिजिनल की 75% है, तो लेट ओरिजिनल प्राइस भी x 25% कम होने के बाद, यानी कि अपने ओरिजिनल का 75% जो है वो बराबर है 120 के। तो यू कैन कैलकुलेट दिस 120 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 75, तो यू हैव द आइडिया। 25 के टेबल से आसानी से आता है 25 3s are 25 4s are 3 1s are 3 4s are 4 4s are 16, 160 is the answer. Question number 18. y is inversely proportional to x. इसका मतलब ये है कि to the cube of x, cube of x, y is inversely proportional to the cube of x. So y is inversely proportional to the cube of x. This is how we translate this. So y is equals to k times k over x cube. When x is 1/2, y is 24. Y is 24 when x is 1/2. 1/2 cube is 1/8. 24 multiplied with 1/8. That means this k is equals to 8 3s are 24. ठीक है जी। हमसे क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही मांग रहे थे और y को सब्जेक्ट बना रखा है इन्होंने, तो 3/x³। ये k की वैल्यू असल में करना क्या है आपको, ये k की वैल्यू आप वापस पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये 3/x³ बन जाएगा। हमसे पूछा असल में ये जा रहा था ना, फाइंड द फार्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, हमें y सब्जेक्ट बनाना था इन टर्म्स ऑफ x, तो वो इस तरह से बन जाएगा। अब वो आपको y की वैल्यू बताएगा या x की वैल्यू बताएगा, y पता करना पड़ेगा। जो आपके कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 1/3, वी नो दैट फार्मूला इज़ y इज़ इक्वल्स टू 3/x³। सो y इज़ इक्वल्स टू x is if 1/3 cube means 3 divided by 1/27 means 3 multiplied by 27/1, and 3 into 27 is 81. आगे बढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अब ये एक अच्छा सवाल है। On Monday 40 adults and 20 children visit a museum. On Tuesday, 30 adults and 35 children visit a museum. The cost of adult ticket is 2.5. Cost of child ticket is $2. The information can be represented by the matrices M and N. Work out MN. तो पहला काम तो आसान है, पहला काम तो ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जी? आपको पता है मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। MN का मतलब है M हमारे पास है ये और N हमारे पास है 2.5 into 2। अब ये एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो एक रिज़ल्ट बनता है। लेट मी स्विच द कलर। आप जानते हैं कि ये 40 मल्टीप्लाई होगा 2.5 से। 42s are 80, 0.5 यानी कि 40 का आधा 20। सो अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँ, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 22s are 40 और 10 और ऐड कर दें 50। This is going to be multiplied with, एक मिनट, ये 20 मल्टीप्लाई होगा इससे। अब ये एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई करती है, एक एलिमेंट बनता है 22s are 40। अब जब यहाँ कॉलम ख़त्म हो जाते हैं तो हम मैट्रिक्स भी ख़त्म कर देते हैं।
अब यही काम दूसरी रो के साथ किया जाता है। 30 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 3 2 60 और 60.5 15 ऐड कर दें 75 प्लस 35 into 2 is 70. So you write the answer directly. 100 plus 40 is 140. 7 7 14. तो 140 and 145. ये हो गया आपका MN का आंसर। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर पार्ट A1 रिप्रेजेंट्स। अब ये कमेंट का जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे नोट करो, 40 क्या थे एडल्ट्स और 20 थे चिल्ड्रन। तो ये नंबर ऑफ एडल्ट्स 40 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि एडल्ट्स का टिकट 2.5 था, तो ये एडल्ट्स की कॉस्ट हुई और ये कॉस्ट हुई किसकी, ये कॉस्ट हुई 20 चिल्ड्रन की, राइट। 40 एडल्ट्स और 20 चिल्ड्रन। ये काम हुआ था मंडे को, तो बेसिकली 100 प्लस 40 ये मंडे की कॉस्ट थी, राइट। तो ये 140 इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट है, 140 इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट टोटल मनी टिकट्स ऑन मंडे। इसी तरह से 145 ये ट्यूसडे को 30 एडल्ट्स थे, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, और 35 चिल्ड्रन थे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 70 बना है। तो 145 इसकी कॉस्ट हुई ट्यूसडे की। ये आपने लिखना नहीं है यहाँ पे, आपने लिखना यहाँ पर है, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ कि जी एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर A1 रिप्रेजेंट्स। सो टोटल money tickets on Monday and total money tickets on Tuesday। अगर आप इसका आंसर टोटल कॉस्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर हक रखता है आपके मार्क काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को एक्सप्लेन करना है कि 140 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 145 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि द म्यूज़ियम increases the cost by 10%, the cost of tickets by 10%. Complete the matrix P shows the new ticket cost। जैसे यहाँ पे ये टिकट कॉस्ट का वो था, तो इसमें अब वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, और कितनी बढ़ रही हैं, टिकट की कॉस्ट 10% बढ़ रही है। तो जो 2.5 का था, अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करूँ कि 10% ऑफ 2.5 क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 10/100 ऑफ 2.500 यानी कि 10 से डिवाइड हो जाएगा 0.25। अब ये 2.5 ऑलरेडी था, तो 110% बेसिकली ऑफ 2.5 क्या हो जाना चाहिए, 2.5 प्लस 0.25 कर दें, यानी कि ये हो जाएगा 5 और 2 7 2.75। तो ये जो 2.5 था इधर 10% इंक्रीज़ के बाद हो गया 2.75। इसी तरह से 10% इंक्रीज़ हुआ है 2 में, तो 10% ऑफ 2 इज़ यू हैव द आइडिया 0.2, और ये 0.2 जब 2 में ऐड होगा, सो दिस 2 इज़ गोइंग टू बी 2.2 है, राइट। क्योंकि 110% ऑफ 2 क्या हो जाना चाहिए, 2 में आप ऐड कर दीजिए ये 10% ऑफ 2, तो ये 2.2 हो जाएगा। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 20। हियर आर first 4 terms of sequence: 12 upon 16, 17 upon 25, 22 upon 36, 27 upon 49. Find an expression for the nth term of the sequence. अब ये जो आप लोगों के सामने ये मामला है, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सिर्फ न्यूमरेटर में है। अगर मैं पहले न्यूमरेटर को देखूं, 12, 17, 22 and 27 देखें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितना ऐड हुआ, 12 प्लस व्हाट इज़ 17,
ऑफ कोर्स 5, और फिर 17 + 5, ये कॉमन डिफरेंस है इसका, तो इसका मतलब है कि मैं इस न्यूमरेटर की तो nth टर्म बता सकता हूँ बहुत आसानी से, दैट a + n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस इज़ 5, सो 5n + 7। न्यूमरेटर का मसला तो हल हो गया। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि ये 5n + 7 है। अब ज़रा डिनोमिनेटर चेक करें, 16, 25, 36, 49। इनको देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बेसिकली क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। तो मैं निकाल सकता हूँ 4, 5, 6, बेसिकली ये पहली टर्म है। अब ये 4, 5, 6, 7 ये ख़ुद भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर मैं इस 4, 5, 6 के लिए वो निकालूँ nth टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज़ 4 n - 1 × d, कॉमन डिफरेंस इज़ 1। तो ये क्या बना, ये बना n 4 - 1 इज़ 3। और इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए, इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ये स्क्वायर वाली सीक्वेंस आ जाएगी। याद रखिए, हमसे अगर nth टर्म किसी ऐसी सीक्वेंस का स्क्वायर पूछा जाता है जो अर्थमेटिक नहीं है, अब ये 16, 25, 36, 49 ख़ुद तो अर्थमेटिक नहीं थी, लेकिन ये जिन नंबर्स का स्क्वायर था, स्क्वायर्स थी, वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे। तो ये डिनोमिनेटर का मसला भी आपने हल कर लिया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया n + 3 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये 2 मार्क क्वेश्चन है और इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनवाया गया है। इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका आप लोगों को आना चाहिए। एक तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाना सीखा है तो आप जानते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है 10, इसको डिवाइड करें 2 से तो 5 स्क्वायर ऐड भी करें, सब्ट्रैक्ट भी करें। ये दोनों काम आपने किए हैं अपनी तरफ से। जो कोफिशिएंट ऑफ x था उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, उसका स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, राइट। सो बाकी +6 जैसा था वैसे ही रख दिया। अब ये जो है ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज़ x + 5 स्क्वायर -25 + 6, यानी x + 5 -19। सो फाइनल आंसर आप यहाँ लिखेंगे x + 5 स्क्वायर -19। और एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको एक्सपेंड कर देता होल स्क्वायर और इससे इक्वेट करके निकाल लेता, लेकिन आई गेस दिस इज़ इजी। यूज़ योर आंसर इन पार्ट ए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये इसको इस्तेमाल करके आपको आंसर देना है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p + √q, यानी कि रेडिकल को सॉल्व नहीं करना। कैलकुलेटर की इजाज़त है नहीं, और कैलकुलेटर के बग़ैर स्क्वायर रूट निकालने का तरीका नहीं सिखाया गया है डी सिलेबस में। और अगर इसका स्क्वायर रूट आता है तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई और तरीका फॉलो किया जाएगा। सो एनीवे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x + 5 स्क्वायर -19 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x + 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। x इज इक्वल्स टू -5 + -√19 एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसके आगे आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर देना था। अगला काम है कि सिंप्लीफाई दिस, एलसीएम लेना है और इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। इसका एलसीएम x - 7 × x + 5 ही आएगा। x - 7 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेगा x + 5 + 2, x + 5 कैंसिल, x - 7 मल्टीप्लाई करेगा। सो 3x, 3 5s are 15 plus 2x, 2 7s are 14 divided by, you don't need to multiply the denominator,
because this is not required. Requirement is to represent this in single fraction, so let's not waste the time. So 3 plus 2 is 5x, 15 minus 14 is 1 divided by this x minus 7x plus 5. So this is a justified answer. लेकिन फाइनल आंसर आपको लिखना यहाँ पर ज़रूर है. अगला काम क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन का. ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड. डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू बी. ओके, ए गया है बी पर, दिस ए इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी. तो ये क्या चीज़ है? ये है जो डिस्क्राइब फॉर ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. अब आपको ये देख कर लग जाना चाहिए कि ये एक रोटेशन है, और रोटेशन को ये पहला काम तो आपने ये किया, आपने लिख दिया कि जी ये एक रोटेशन है. और ये आपको कैसे पता चला रोटेशन है? क्योंकि इसमें ट्रायंगल का साइज़ और शेप चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब ये इनलार्जमेंट नहीं है. दूसरी बात, इसमें जो ओरिएंटेशन चेंज हुई है इस ट्रायंगल की, ऐसा सिर्फ रोटेशन में ही होता है. क्योंकि रिफ्लेक्शन में होता तो आप जानते हैं कि अगर इस तरह का है तो वो लेटरली इन्वर्टेड वाला गेम होता है. ट्रांसलेशन हो तो वो सीधा सीधा ट्रांसलेट करता है. ये रोटेशन हुई है. सो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. अब आपको बताना क्या है? अब आपको बताना है सेंटर ऑफ रोटेशन भी और एंगल ऑफ रोटेशन भी. तो अगर आप देखो, आपको एक काम तो ये करना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स का. ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है, आसान है समझना. ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये इमेज होगा. इस ऑब्जेक्ट और इमेज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए. इसका क्या होगा? इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा. आई होप के तरीका आप सब लोगों को पता होगा. चलिए मैं रिवाइज कर देता हूँ. बाइसेक्टर कैसे बनता है? बाइसेक्टर ऐसे बनता है कि आप पहले इसको सेंटर लेकर मोर देन हाफ एक्सपेंड करते हैं, और एक अंदाजे से आर्क ऐसे लगाते हैं, एक अंदाजे से आर्क ऐसे लगाते हैं, और फिर आप इसको सेंटर बना के इस आर्क को और इस आर्क को ऐसे कट करते हैं, और फिर इन पर स्केल रख कर एक लाइन खींच देते हैं. सो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है. दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि इसका इमेज ये होगा, तो इसका बाइसेक्टर देखना आसान है. ये देखो तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 यूनिट्स हैं. इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन होगी. तो ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं ये सेंटर है. तो सेंटर इज़ 1, -1. सो रोटेशन विथ सेंटर 1, -1. एंड इफ़ यू नोटिस कि इसमें लेट मी स्विच द कलर, कि ये जो पॉइंट है ये कैसे हुआ है. ये ऐसे 1 यूनिट है और ऐसे 3 यूनिट है. तो ये ऐसे 1 यूनिट और ऐसे 3 यूनिट गया, राइट. इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री की रोटेशन परफॉर्म हुई है. ये 90 डिग्री की रोटेशन परफॉर्म हुई है, और इस तरह से हुई है. तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपने बताया कि दिस इज़ 90 डिग्री क्लॉकवाइज. यहाँ पे 3 मार्क इसीलिए थे क्योंकि ये तीनों बातें बतानी थी. नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटर एंड द एंगल विथ करेक्ट डायरेक्शन. क्लियर? इसीलिए इसके 3 मार्क थे. इन 3 में से एक इन्फॉर्मेशन भी मिस हुई तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. फिर जनाब आपसे क्या कहा जाता है? आपसे ये कहा जाता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन P रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स दिस. अब ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स है जिसका नाम एनलार्जमेंट है, और यहाँ पे K की जगह जो चीज़ लिखी हुई होती है वो स्केल फैक्टर होता है. ये स्केल फैक्टर होता है, और ये ज़ीरोज़ ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसका इस इनलार्जमेंट का जो सेंटर है वो 0,0 है. ये इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए. यानी कि आपको पता चल गया है कि दिस स्केल फैक्टर इज़ -1/2.
और नेगेटिव होने का मतलब क्या है? नेगेटिव होने का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इफ दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द सेंटर, तो इमेज अब दूसरी तरफ बनेगा। और 1/2 इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे बनेगा। यानी अगर मैं इसको बनाऊँ एंड शॉर्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, लेट्स से ये ग्रीन से बना देते हैं। अगर बनाया जाए तो अब देखो, पहले इस पॉइंट को अगर मैं इनलार्ज करता हूँ, ये अपने सेंटर से दूर है 2 यूनिट्स, तो इसको हाफ अगर करेंगे तो ये बचेगा 1 यूनिट और जाएगा ये दूसरी तरफ, यानी कि ये यहाँ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ तो ये यहाँ से अपने सेंटर से दूर है 4 यूनिट्स, 4 का हाफ होता है 2, तो ये 2 यूनिट्स दूर जाएगा अपने सेंटर से, यानी कि ये यहाँ जाएगा। और अगर इस पॉइंट को देखते हैं तो ये पॉइंट 2 यूनिट्स ऐसे है, यानी कि ये 1 यूनिट ऐसे जाएगा, और ये 4 यूनिट्स नीचे है, यानी कि ये 2 यूनिट्स ऊपर जाएगा। तो बेसिकली इसका जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा। ये आपने बना दिया इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -1/2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। आइए जनाब, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। I want you to read this question first. क्वेश्चन कहता है कि a group of office workers each asked to record distance d kilometer they travel to work. The result for some of their journeys are shown in the histogram. जिसमें आप लोगों को पहले ही नोट कर लेना चाहिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है और ये डिस्टेंस है। ठीक हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या बताई जा रही है? देयर वर 20 वर्कर्स इन 0 to 5 ग्रुप। ये 20 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड देयर वर 12 वर्कर्स इन 20 to 40 डिस्टेंस ग्रुप। 20 to 40, ओके, यानी कि दिस वन 20 to 40, 20 to 40। अब कंप्लीट द हिस्टोग्राम। ऑफ कोर्स वो हमसे चाहता है कि हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का तरीका आपको अंदाज़ा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बराबर किसके होती है? वो होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी बता दी उसने कि 12 वर्कर हैं और 20 to 40 के दरमियान फासला 20 का है, तो 12/20, 2 6 2 10 6/10, 0.6। 0.6 इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब 0.6 कैसे मार्क करेंगे? अगर ये 0 से लेकर 1 तक कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 / 5, ये एक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2। तो 0.2, ये 0.3, ये 0.2, 0.4, 0.6, तो 0.6 यहाँ होगा। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि 20 to 40, 0.6, ये आपने हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया। ये बार बन गई। ठीक है जी, ओके। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वर्कर्स हु ट्रैवल मोर देन 20 किलोमीटर फॉर वर्क। अब इसके लिए आप ज़रा एक दफ़ा देख लें कि ये मामलात क्या हैं। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए होगी? देखो, 0 से लेके 5 तक फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0 से लेके 5 तक फ्रीक्वेंसी का आपको पता नहीं था इसमें, लेकिन आप निकाल सकते हो। 0 से लेके 5 तक की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0 से 5 तक की गिवन है 4, राइट? सो 4 इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। वो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ होती है। क्लास विड्थ इसमें कितनी है? 5 है। सो 5 × 4, द आंसर इज़ 20। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0 to 5 की, ठीक। और 5 to
10 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 to 10 के लिए फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 6, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इसकी भी 5 ही है, तो 5 6 30, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 30। ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। 10 to 20 की बताई नहीं है इसने। 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? नहीं बताई गई। यहाँ पे है ये फ्रीक्वेंसी कितनी? 1.8 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सॉरी, तो 1. यहाँ लिखते हैं 1.8 फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। अब 1.8 इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लास विड्थ है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इज़ 18, और 20 to 40 कितने वर्कर्स थे? हमें पता था कि 12 थे, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज निकालते ऐसे हैं कि वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी पता होगी तो परसेंटेज निकलेगी। सो 8 और 2 10 का 0, कैरी आया 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 80 हो गई टोटल फ्रीक्वेंसी। और हमसे परसेंटेज पूछी जा रही थी, दे वर्क मोर देन 20 किलोमीटर्स, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड मामला है वो ये है, राइट। सो परसेंटेज आसान है कैलकुलेट करना। 12 आउट ऑफ टोटल लोग 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ जाएगी उनकी जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा वर्क कर रहे थे। सो 0 0 कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 5 15, 5 3 15। हाँ जी। And now we have a last question, 25. The algebraic fraction this can be simplified to give 2x plus b over x plus 4. अब ये सिंप्लीफाई हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन हम करते कैसे थे? सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे करते थे कि पहले फैक्टराइज करते थे और फिर कैंसिलेशन करते थे। दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू सिंप्लीफाई, राइट। इसका मतलब है कि ये पहले फैक्टराइज हुआ होगा और सिंप्लीफाई हुआ होगा, तो फिर ये बन गया। सवाल क्या है? सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑफ बी। अगर ये फैक्टराइज होके कैंसिल हुआ है और उसके बाद ये बन गया है, तो ए और बी की वैल्यूज़ क्या हैं? ये एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? अब देखो, बिकॉज वी डोंट नो कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, तो इस न्यूमरेटर को तो हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, लेकिन डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है। ये a² - b² है, दैट यू नो कि a + b और a - b में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 4 का स्क्वायर होता है। अब ये कुछ कैंसिलेशन वगैरह हुई होगी, और कैंसिलेशन होने के बाद जो है वो ये बना होगा 2x + b अपॉन x + 4। लेकिन लेट्स से अब ये जो कुछ भी है, ये कैंसिल होने से पहले कुछ ऐसा लिखा गया होगा। अगर ये x - 4 कैंसिल हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी जो मिडिल टर्म ब्रेक हुई थी, उस मिडिल टर्म ब्रेक में x - 4 मौजूद था। वो तभी x - 4 ये कैंसिल हुए हैं, तो ये फाइनल आंसर ये बना है। तो इसका मतलब ये है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, राइट। अब इस बात को मैं अलग करके लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी ये जो 2x² - 5x + a है, ये समहाउ 2x + b × x - 4 के बराबर है।
अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन आराम से डेवलप हो जाएगी। 2x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 4 8 x एंड दिस इज bx माइनस 4b। इसमें से अगर x को कॉमन निकाल लिया जाए, सो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस बी एक्स एंड माइनस 4b। तो नाउ यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयर इट। कैसे कंपेयर करेंगे? ऐसे कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है माइनस 8 प्लस बी और यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस 5। सो b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 एंड b इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से अभी कांस्टेंट कंपेयर करो, सो माइनस 4b और यहाँ कांस्टेंट क्या है? a। तो ये जो a है बराबर होना चाहिए माइनस 4b के। अब क्योंकि b हम जानते हैं तो माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 3, द आंसर इज नेगेटिव 12। सो a की वैल्यू आ गई जी नेगेटिव 12 और b की वैल्यू आ गई 3। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। अभी यहाँ पे एक पीस ऑफ एडवाइस है मेरे आप लोगों के लिए, वो ये है कि जिन बच्चों की मैथ ज़रा वीक है वो पहले इस वीडियो को देखें और अब इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें, और जिनकी अच्छी है वो पहले अगर सॉल्व कर चुके हैं तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन का सलूशन देखें जिसमें उनको प्रॉब्लम थी। मेरे ख़्याल में एक ये क्वेश्चन जो शायद आप थोड़ी गड़बड़ करें, जिसमें कॉमन एरर हो सकता है, एक शायद ये 21 पार्ट ए, एक क्वेश्चन नंबर 20 शायद थोड़ी बहुत ट्रबल देगा, एक ये कमेंट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा जो बाकी तो दिस पेपर वाज इजी एंड ये नेट बनाना कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। So this is it. So best of luck. Share, like, subscribe if you want. If you don't want, then it's okay.